रेफरेंस पढ़ा था प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस का। उसमें हमने उसके देखा था कि क्या हमें अपीयरेंस आती है मॉर्फोलॉजी में। क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डायग्नोसिस किया बाय द सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ लेवल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और इसके अलावा हमने माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में लिवर बायोप्सी करके फ्लोरी डक्ट लेजन देख ली थी। ठीक है, फिर स्किन पिगमेंट हाइपर पिगमेंटेशन भी हो रही होती है जब लिवर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ज़ेंथोमास बन जाते हैं, स्टीरोडिया हो जाता है, विटामिन डी मेल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ज़ेंथोमास क्यों होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल जब हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है बाइल ना बनने की वजह से, तो वो स्किन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एंड इट क्रिएट्स द ज़ेंथोमास। ठीक है, विटामिन डी मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, इस तरह की कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑटो इम्यूनिटी है ना, तो साथ हमने देखा था जॉगरेन सिंड्रोम हो सकता है, थायरोइडाइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, रोनाट फिनोमिना हो सकता है, रेनॉट फिनोमिना, और सीलिएक डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें इन लोगों में हम क्या करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस। ठीक है, उसके बाद हमने प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस देखते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड ऑब्लिटरेटिव फाइब्रोसिस ऑफ इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स लीडिंग टू डायलेशन ऑफ द प्रिजर्व्ड सेगमेंट्स। पहला डिफरेंस तो इनका ये आ जाता है ना कि प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस वाज इन्वॉल्विंग ओनली द इंट्राहेपेटिक डक्ट्स, लेकिन प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस जो होता है ये इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स दोनों की इन्फ्लेमेशन भी कर देता है, फाइब्रोसिस भी कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो प्रिजर्व्ड सेगमेंट्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। ठीक है, बाकी फाइब्रोसिस की वजह से सिकुड़ जाते हैं और बाकी जो रह जाते हैं प्रिजर्व्ड रहते हैं जो, वो डायलेट कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे होता है ना कि कहीं कहीं स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं फाइब्रोसिस की वजह से और कहीं कहीं डायलेशन हुई हुई है, तो उसकी वजह से हमारे पास बीडिंग अपीयरेंस आती है एमआरआई पे। ठीक है, तो ये आपकी करैक्टरिस्टिक चीज़ होती है कि हमें एमआरआई पे क्या मिलता है कि बिलियरी ट्री जो है वो इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक बीडिंग की तरह मिलता है, कि कहीं कहीं फाइब्रोसिस की वजह से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और जहाँ पे फाइब्रोसिस नहीं हुई हुई वो डायलेटेड पार्ट मिलता है। ठीक है, तो ये इसका करैक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि आईबीडी के साथ एसोसिएटेड होती है ये वाली डिज़ीज़। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ में सबसे, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में मोस्टली ये डिज़ीज़ देखी जाती है। पैथोजेनेसिस में हम देखें तो ऑब्वियसली ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, तो हमारे पास क्या होता है, टी सेल्स जो होते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, और हमारे पास जो है जिन लोगों के अंदर HLA-B8 होती है, MHC एलील्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, ये वाली ऑटो इम्यूनिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज़ प्रपोज दैट द टी सेल्स एक्टिवेटेड इन द डैमेज्ड म्यूकोसा ऑफ द पेशेंट्स विद अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या करते हैं, वो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में टी सेल्स एक्टिवेट हुए होते हैं वो लिवर में जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज अ क्रॉस रिएक्टिंग बाइल डक्ट। ठीक है, लिवर के अगेंस्ट वो एक्टिवेट हुए हुए थे टी सेल्स, आते हैं लिवर में मज़े से और कहते हैं ये जो बाइल डक्ट है ना इसको भी मैंने ख़राब करना है अब। ठीक है, और जाके बाइल डक्ट को तोड़ना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे बाइल डक्ट्स टूटना शुरू हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है उनकी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम आती है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास करैक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है होती हैं पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, पंसा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये हमें जो है ना मिलती हैं पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, फिर हम इसकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, इसमें हमें दो तरह की मिलती हैं। ठीक है, एक होती हैं लार्ज डक्ट्स, ठीक है, और एक होती है स्मॉल डक्ट्स। अब जो लार्ज डक्ट्स की अगर इन्फ्लामेशन होती है तो वो हमें ऐसे ही लगती है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और हमारे पास स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से ल्यूमेन जो होता है वो नैरोड हो जाता है। स्मॉल डक्ट्स जब इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी होती है और हमें क्या मिलती है, याद रखना है, अनियन स्किन फाइब्रोसिस मिलती है वहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल। ठीक है, और दरमियान में जो डक्ट ल्यूमन होता है वो एट्रोफी हो गई होती है उसकी। इसकी फ़िगर इन्होंने 16.29 में दिखाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरमियान में क्या है कि हमारे पास एक ल्यूमेन है जो कि पूरा एट्रोफिक हो गया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो गया हुआ है ल्यूमेन का। और इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि अनियन स्किन स्कार बना हुआ है, अनियन स्किन फाइब्रोसिस हुई हुई है। ठीक है, तो स्मॉल डक्ट्स में ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है
कि अगर ये ज़्यादा देर तक रहता है इस तरह, ठीक है, तो बाद में क्या होता है, ये जो अनियन स्किन फाइब्रोसिस होती है इट कन्वर्ट्स इनटू टॉम स्टोन स्कार। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज पॉजिटिव मिलता है, फटीग होती है, प्लूराइटिस होता है, जॉन्डिस होता है। और अगर हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं या हमारे पास जो है वो गॉल ब्लैडर की डक्ट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनमें क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस और क्रोनिक कोलसिस्टाइटिस हो सकता है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में आपने याद रखना है कि अगर स्मॉल डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिजेंबल करेगा, अगर लार्ज डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं तो अनियन स्किन फाइब्रोसिस हमें नज़र आती है, और अगर वो ज़्यादा देर तक रहती है तो टॉम स्टोन स्कार बन जाता है। ठीक है, बाकी आप वही लिखेंगे इन्फ्लेमेटरी साइंस जो होते हैं न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन। इसके मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि सबसे पहले आपने बताना होता है कि जो हमारे पास बाइल डक्ट्स होती हैं ना, वहाँ पे क्या होता है उनके इर्द गिर्द, मतलब बाइल डक्ट्स है ना, तो डक्ट्स के अराउंड क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेमेटरी साइंस आएंगे, मतलब वहाँ पे लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, और फाइब्रोसिस हो जाएगी बाद में। ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाएगी, पहले इन्फ्लेमेशन है, उसके बाद उनके डक्ट्स के इर्द गिर्द फाइब्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, उस फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है हमारे पास के ल्यूमेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। थर्डली आप लिखेंगे कि हमारे पास जब उन ल्यूमेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो बाकी जो बाइल डक्ट्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, वो डायलेट और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और फिर हमारे पास अनियन स्किन फाइब्रोसिस आती है, टॉम स्टोन स्कार आता है, सिरहोसिस हो जाती है लिवर की। ठीक है, और ये प्रोग्रेस कर सकता है टू कोलेंजियो सार्कोमा कार्सिनोमा। ठीक है, मतलब उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले आपने लिखा कि इन्फ्लेमेशन हुई, हमें इन्फ्लेमेटरी लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स मिले, फिर आपने लिखना होता है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, फिर आपने लिखना होता है उस फाइब्रोसिस की वजह से डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, डक्ट जो है उसके ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना होता है कि वहाँ पे आपको अनियन स्किन फाइब्रोसिस मिलती है, बाकी जो हमारे पास डक्ट्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, टॉर्चरस और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और जो हमारे पास होता है वहाँ पर क्या होता है कि अनियन स्किन फाइब्रोसिस, टॉम स्टोन स्कार, ठीक है, अल्टीमेटली वहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाएगा और कोलेंजियो कार्सिनोमा हो जाएगा।